नमस्कार। आज का हमारा ये वीडियो कक्षा 10 के लिए है। कक्षा 10 में हम लोग कृतिका भाग 2 का दूसरा पाठ जॉर्ज पंचम की नाक पढ़ रहे हैं, जो कमलेश्वर जी ने लिखा है। ये एक व्यंग है। व्यंग रचना को कमलेश्वर जी ने बड़े ही नाटकीय अंदाज में धीरे धीरे आगे बढ़ाया है। हम लोग थोड़ा इसका विस्तार देखते हैं कि कैसे इस कहानी का विस्तार हो रहा है। घटना शुरू होती है। ये कृतिका भाग 2 के ली गई है, जॉर्ज पंचम की नाक। ये हेडिंग है आपकी, पता है। इसमें शुरू होती है कि एलिजाबेथ जो है इंग्लैंड की महारानी, अपने पति के साथ भारत में आ रही हैं। एलिजाबेथ जो इंग्लैंड की महारानी है, वो भारत के दौरे पर आ रही हैं। भारत के साथ ही वे पाकिस्तान भी जाएंगी और नेपाल भी जाएंगी। उनके इन तीनों देशों के दौरे पर जाने के लिए पूरा इंग्लैंड परेशान है। एलिजाबेथ से जुड़ी हुई हर घटनाओं को वहाँ के पेपर में छापा जा रहा है। उनका गार्ड, पति, कुत्ते, खानसामा, सब, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचा जिसके विषय में कमलेश्वर जी ने चर्चा ना की हो। सब कुछ इंग्लैंड में हो रहा है, परंतु उसका सीधा प्रभाव भारत में पड़ रहा है। भारत के न्यूज़पेपर में इंग्लैंड की कटिंग को डाला जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या जो है वो है इंडिया गेट पर। इंडिया गेट पर एक मूर्ति है जो जॉर्ज पंचम की है। जॉर्ज पंचम की इस मूर्ति का जो नाक है, उसे विद्रोहियों ने तोड़ दिया है। दिक्कत ये है, लेखक ये कह रहे हैं कि पूरे भारत में बहुत सारी मूर्तियां स्थापित हैं, परंतु इन मूर्तियों में ये मूर्ति, जॉर्ज पंचम की मूर्ति, इसलिए स्पेशल बन जाती है क्योंकि ये देश के हृदय स्थल यानी दिल्ली के बीचों बीच इंडिया गेट पर स्थित है। अब अगर इस मूर्ति पर नाक न हो, यानी खंडित हो मूर्ति, तो वो भारत की प्रतिष्ठा को भी कलंकित करती है। लेखक कह रहे हैं कि सबसे बड़ी समस्या हमारी मानसिकता की समस्या है। हम क्या करते हैं कि जब हम अंग्रेज़ों की बात आती है तो हम अपने आप को हीन महसूस करने लगते हैं। हमें ऐसी फीलिंग आती है कि ये हमारे राजा हैं, राजा ने हमारे ऊपर शासन किया था। करे पूरे लेख में इस बात को प्रदर्शित किया गया है। अन्यथा मूर्ति की नाक टूटी थी तो टूटी थी, हम उस पूरी मूर्ति को गिरा सकते थे, हटा सकते थे। लेखक कह रहे हैं कि इसके लिए बहुत सारे लोगों ने कार्य किया था। कुछ सरकारें ये चाहती थीं कि इन सभी मूर्तियों को ऐतिहासिक रूप दिया जाए और उन्हें यादगार के रूप में सुरक्षित रखा जाए, जबकि उग्रवादी ये चाहते थे कि अंग्रेज़ों के साथ साथ इन मूर्तियों को भी समाप्त किया जाए। दूसरी बहुत सारी मूर्तियों को तोड़ दिया गया, फोड़ दिया गया और उनको पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया उग्रवादियों के द्वारा। परंतु ये मूर्ति दिल्ली के विशेष स्थान पर स्थापित होने की वजह से इसको तोड़ना बहुत कम संभव हो पा रहा था। जितना संभव हो पाया था वो था उनकी नाक का टूट जाना। ये एक बड़ी समस्या थी। इस समस्या को दूर करने के लिए अधिकारियों की बैठकें होती हैं। सबसे पहले क्या होता है, अधिकारियों की बैठक होती है। सारे अधिकारी आते हैं, अधिकारी एक बैठक करते हैं यानी मीटिंग करते हैं, और मीटिंग में वो लोग ये निश्चित करते हैं कि जॉर्ज पंचम की नाक लगाई जाएगी। तो नाक कैसे लगाई जाए, इसके लिए उन्होंने एक मूर्तिकार को दिल्ली बुलाया गया। लेखक ने कहा मूर्तिकार कलाकार था, परंतु
पैसे से लाचार था। यानी मूर्तिकार के पास कला तो थी, और कला ये भी थी कि वो दूसरों को भ्रमित कर सकता था और दूसरों को बेवकूफ़ भी बनाता था, परंतु पैसे से लाचार था। यहाँ पर यह निश्चय किया गया, मूर्तिकार के अधिकारियों ने यह निश्चय किया कि मूर्तिकार पूरे भारत में घूमकर मूर्ति के पत्थर का पता लगाएगा, क्योंकि मूर्तिकार ने प्रश्न किया था कि सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि ये मूर्ति विदेशी है या देशी, यानी विदेशी पत्थरों से बनी है या देश के पत्थरों से। क्लर्क को कहा गया कि आप इसका पता लगाएं, परंतु क्लर्क ने पूरे हाथ उठा दिए, बोला मुझे फाइल में किसी प्रकार की कोई एंट्री नहीं है। फिर मूर्तिकार ने उपाय बताया, क्योंकि वो कलाकार था, वो उसको पैसे चाहिए थे, तो उसने कहा मैं पूरे भारत के पहाड़ी इलाकों में घूमकर इस पत्थर का पता लगाऊंगा। और वो घूम घाम कर जब वापस आता है तो कहता है क्या कि ये मूर्ति विदेशी है, यानी इस मूर्ति का जो पत्थर है वो इस देश का नहीं है। अगर ये इस देश का होता तो मैं इसे कब का ढूंढ लिया होता, मैंने ढूंढ लिया था। जब इस तरह की बात करता है तो अधिकारियों के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती है। अब अधिकारी बेचारे परेशान होते हैं, जिसे लेखक ने हुक्काम बोला है, हुक्काम मतलब अधिकारी, कि अब क्या किया जाए। तो मूर्तिकार ही एक और उपाय बताता है। वो उपाय ये बताता है कि मैं देश के नेताओं की मूर्तियों को चेक करूंगा, टटोलूंगा, और जिस नेता की मूर्ति इस पर फिट हो जाएगी उसी नेता की मूर्ति को मैं ले आकर के इस पर लगा दूंगा। अब आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्या मूर्तिकार किसी भी नेता की मूर्ति की नाक को जार्ज पंचम की नाक पर फिट कर सका या नहीं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। हम लोग देख रहे थे कि जब सभापति की आंखों में चमक आई, कब चमक आई? जब मूर्तिकार आया। मूर्तिकार कमरे में आया और मूर्तिकार ने देश दौरे पर निकल पड़ा था। देश दौरा करने के बाद मूर्तिकार जब खाली हाथ वापस आता है तो वो सभापति के सामने अपनी बात रखता है। सभापति उसको देखते हैं और देख करके चुप होते हैं। फिर गुस्सा उनको आता है और सभापति ने तैश में आकर, यानी गुस्से में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर। लानत है यानी धिक्कार है, करें धिक्कार है आपकी अक्ल पर। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग तौर तरीके रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? ये यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। मूर्तिकार बेचारा क्या करता, अपराधी की तरह चुपचाप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। वो बड़ा चालाक था, मैंने आपको पहले ही बताया है। लेखक ने लिखा है, मूर्तिकार कलाकार था परंतु पैसे से लाचार था। उसने इस बात को चरितार्थ किया और अचानक अपनी आंखों में चमक उत्पन्न की और कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा। सबकी तरफ उसने मुंह घुमाया और मुंह घुमाते हुए उसने एक बात, यानी सबको देखते हुए उसने एक बात कही। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबारों तक न पहुँचे। उसने कहा, मैं ये बात तभी कहूँगा जब आप लोग ये मुझे विश्वास दिलाइए कि ये जो मैं बात कहने जा रहा हूँ वो किसी भी तरह मीडिया तक नहीं पहुँचनी चाहिए। सभापति की आंखों में भी चमक आई। सभापति ने मन में विचार किया कि चलो, हो सकता है कि कुछ लाभ हो। चपरासी को हुक्म और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। चपरासी को हुक्म दिया गया और सभी खिड़की दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां हैं, अगर इजाज़त हो, आप लोग ठीक समझते हैं तो मेरा मतलब है तो उसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। लेखक कह रहे हैं कि मूर्तिकार ने दूसरा उपाय बताया कि हमारे देश में बहुत सारे हमारे देश के नेताओं की मूर्तियां टंगी हुई हैं,
लगी हुई हैं। अगर किसी नेता की मूर्ति की नाक इस मूर्ति की नाक से फिट बैठती है तो मैं उसे लाकर क्या यहाँ पर लगा सकता हूँ। सभी अधिकारियों में बदहवासी हो गई, यानी सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगे। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। सभी जो थे एक बार तो बौखलाए कि ये क्या बात है, परंतु उनके पास दूसरा कोई उपाय नहीं था। तो सभापति ने सबकी तरफ देखा और आंखों ही आंखों में सहमति व्यक्त हुई और उन्होंने बड़ी ही धीमे से कहा, लेकिन बड़ी सावधानी से। ऐसा कह करके उन्होंने मूर्तिकार को इस कार्य के लिए समर्थन दे दिया। अब मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। मूर्तिकार बहुत चालाक था, आपको पता है। अभी उसने पहाड़ी इलाकों की यात्रा की थी, अब वो मैदानी इलाकों की यात्रा पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। जॉर्ज पंचम की जो नाक टूट चुकी थी, उसको कितनी बड़ी लगाना है, लंबाई चौड़ाई यानी नाप, सब कुछ उसके पास था। दिल्ली से निकला वह बम्बई पहुंचा। जी, बम्बई यानी जिसे आज मुंबई कहते हैं। दिल्ली से निकलकर वह मुंबई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी की मूर्ति को देखा उसने, बालकृष्ण गोखले की मूर्ति को देखा, तिलक की मूर्ति को देखा, शिवाजी की मूर्ति को देखा, कावासाजी की जहांगीर सबकी नाकें उसने टटोली, नापी। उसने महाराष्ट्र में बम्बई में पहुंचकर जितने भी बड़े बड़े नेता थे उन सब की मूर्तियों की नाक को जॉर्ज पंचम की नाक से मिलान किया, परंतु कुछ हासिल नहीं हुआ। तो वहां से वह सीधे गुजरात पहुंचा। उसने गांधी जी की मूर्ति देखी, सरदार पटेल की मूर्ति को देखा, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को देखा और परखा और नाक को मिलाया। जब वहाँ भी कुछ हासिल न हो सका तो बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि सबकी मूर्तियों को बंगाल में भी उसने चेक किया, सबकी नाप जोख की। फिर वहाँ से बिहार की तरफ भागा। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर भागा। उत्तर प्रदेश में उसने चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल्लाह खान, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीयों की मूर्ति के पास गया और उन मूर्तियों पर जॉर्ज पंचम की नाक की मूर्ति को फिट कराया, परंतु कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ कि वो मूर्ति फिट हो पाती। घबरा कर वह उत्तर प्रदेश से सीधे मद्रास पहुंच गया। मद्रास के क्रांतिकारी नेता सत्यमूर्ति को भी देखा। फिर वहां से मैसूर और केरल भी गया। वहां से होते हुए पंजाब पहुंचा और लाला लाजपत राय, भगत सिंह की मूर्तियों पर भी उसने जॉर्ज पंचम की मूर्ति को फिट किया। जॉर्ज पंचम की नाक वहाँ भी फिट न हो सकी। आखिर दिल्ली पहुँचा और उसने अपनी मुश्किलें बयान की। अंत में वो सब जगह घूम करके जब हार गया तो वह दिल्ली आया और दिल्ली में अधिकारियों के सामने उसने अपना बयान दिया। क्या बताया, पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सब मूर्तियाँ देख आया, सबकी नाक का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। उसने रिपोर्ट दी कि मैंने पूरे भारत में घूम करके मूर्तियों की नाकों को चेक किया, बड़े बड़े नेताओं को, सभी नेताओं को चेक किया, परंतु सभी नेताओं की जो नाक है वो जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी है। यहाँ पर लेखक अप्रत्यक्ष रूप से दो बातें कह रहे हैं। एक, नाक तो प्रतिष्ठा से संबंधित है, कह रहे हैं कि भारतीय नेताओं की जो प्रतिष्ठा थी वो जॉर्ज पंचम की प्रतिष्ठा से बहुत बड़ी थी। हम चाह करके भी उसकी तुलना जॉर्ज पंचम से नहीं कर सकते थे। इसलिए लेखक ने मूर्तिकार से ये कहलाया कि पूरे भारत की परिक्रमा की, परंतु मूर्ति की नाक से बड़ी नाक थी सबकी। अर्थात जॉर्ज पंचम की जो नाक है उस नाक यानी सम्मान से भी बड़ा सम्मान है भारतीय नेताओं का। इतना सुनना था कि सुनकर सब हताश हो गए मतलब एकदम थके हुए और हारे हुए से लगे और झुंझलाने लगे। अब उनमें चिड़चिड़ाहट, इरिटेशन पन होने लगा। मूर्तिकार ने ढांढस बताते हुए आगे से कहा। मूर्तिकार बहुत चालाक था, उसे और पैसे चाहिए थे।
उसने सांत्वना देते हुए आगे कहा, सुना है बिहार के सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। उसने समझाया कि बिहार की जो विधानसभा है, सेक्रेटेरिएट के सामने सन 1942 में कुछ बच्चे शहीद हुए थे। उन बच्चों की मूर्तियां वहां स्थापित की गई हैं। उन मूर्तियों की स्थापना जब हुई है तो हमें एक बार उन मूर्तियों को भी चेक कर लेना चाहिए। यद्यपि वो बच्चों की है, परंतु फिर भी हमारी ज़रूरत जॉर्ज पंचम की नाक को जोड़ना है, तो शायद उनकी नाक ही फिट बैठ जाए। यह सोचकर वह भी वहाँ भी पहुँचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती हैं। उसने कहा, मैंने वो सारे प्रयास भी किए, यानी उन बच्चों की नाक से जॉर्ज पंचम की नाक की तुलना की, परंतु जॉर्ज पंचम की नाक किसी भी तरह से उनके बराबर नहीं निकली। उन बच्चों की नाक यानी सम्मान जॉर्ज पंचम की नाक यानी सम्मान से बड़ा ही रहा। अब बताइए मैं क्या करूं? अब मूर्तिकार ने अधिकारियों के सामने ये प्रश्न उछाल दिया कि अब आप ही लोग बताइए कि हमें क्या करना है। अब लेखक राजधानी की तैयारियों की बात कर रहे हैं। राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। लेखक कह रहे हैं कि ऊपरी दिखावा जो भी कर सकते थे वो सभी ने कर दिया था। लेखक कहना चाहते हैं कि ऊपर से दिखावा चाहे आप जितना कर लीजिए, परंतु वास्तविकता में आपका सम्मान आपके नाक यानी आपके सम्मान से ही होता है। यानी समाज में आपका महत्व सिर्फ आपकी प्रतिष्ठा से ही होता है, आप चाहे जैसे भी दिखते हों। लेखक कह रहे हैं राजधानी में अफरा तफरी थी, सभी तैयारियां हो चुकी थी। जॉर्ज पंचम की लाट को रगड़ रगड़ कर साफ कर दिया गया था, उस पर बैठने वाले कबूतरों को भगा दिया गया था, रोगन लगाए थे, यानी उनके जगह जगह जो पेंट उतर गए थे उन पेंट को सही किया गया था। सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। लेखक कह रहे हैं जॉर्ज पंचम के लिए जो जो कर सकते था सरकार, वो सब सरकार ने कर दिया था, परंतु उनकी प्रतिष्ठा यानी नाक ही नहीं थी। उसमें सरकार क्या कर सकती थी? अब अधिकारियों के सामने भी एक बड़ी समस्या थी। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची, बात फिर से अधिकारियों तक पहुंची। बड़ी खलबली मची। आज जॉर्ज पंचम की नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब। चारों तरफ अफरा तफरी और फैल गई कि आखिर जॉर्ज पंचम की नाक को कैसे लगाया जाए। अधिकारियों में खलबली हुई कि अगर आज के दिन जॉर्ज पंचम की नाक न लग सकी तो रानी का स्वागत करने का कोई मतलब नहीं है। यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हो गई। लेखक कह रहे हैं कि सबने के दिमाग में यही बात थी कि ये बात जॉर्ज पंचम की नाक न लग पाना, ये अपनी ही नाक का मिट जाना यानी अपनी ही प्रतिष्ठा का टूट जाना है कि क्या कोई एक ऐसा कलाकार नहीं है, ऐसा मूर्तिकार नहीं है जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक को ठीक कर सके। कह रहे इसी बिना पर हमने आज़ादी ली थी। ये रानी एलिजाबेथ ऐसा सोचेंगी, ऐसा ही कहेंगी, लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था। लेखक कह रहे हैं बार बार मूर्तिकार को पैसे चाहिए थे। उसके अंदर कला की कमी नहीं थी, परंतु उसके पास पैसे नहीं थे। यानी वो हार मानने वाला कलाकार नहीं था, उसे और पैसे चाहिए थे, इसलिए वो हार नहीं मानना चाहता था। वो अधिकारियों को जानता था कि आज के समय में ये कुछ भी कर सकते हैं, इनको मूर्ति पर नाक चाहिए ही चाहिए, इसके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौन था? हैरत अंगेज मतलब बहुत आश्चर्यजनक, जिसके बारे में कोई सोच भी न सके। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौन था, और उसने पहली शर्त दोहराई। उसने फिर से एक योजना बनाई और एक शर्त रखी। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी योजना पेश की। अब आप सोच रहे होंगे कौन सी शर्त थी जो मूर्तिकार ने दोहराई। मूर्तिकार की शर्त थी कि ये बात किसी भी प्रकार से अखबारों तक नहीं पहुंचनी चाहिए।
मूर्तिकार की बात को सम्मान दिया गया और फिर से खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए गए। मूर्तिकार ने अब अपनी नई योजना प्रस्तुत की, पेश किया मतलब प्रस्तुत किया। चूंकि नाक लगना एकदम जरूरी है, उसने कहा देखिए नाक लगाना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काटकर लगा दी जाए। कह रहे हमारे पास 40 करोड़ लोग हैं, 40 करोड़ की जनता है। उस जनता की जिस भी व्यक्ति की नाक जॉर्ज पंचम की नाक पर फिट बैठती है, उसको काट कर हम जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा देंगे। आपको सुनकर के भी बहुत आश्चर्य हो रहा होगा कि किसी जिंदा व्यक्ति की नाक को काट कर कैसे जॉर्ज पंचम की नाक पर लगाया जा सकता है। यहाँ पर लेखक ये समझाना चाहते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतिष्ठा को अपमानित किया जाए जिससे कि जॉर्ज पंचम की सम्मान बढ़ सके। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। ना तो ये सोच सकने वाली बात थी, ना समझ सकने वाली बात थी, और ना ही कोई इस पर विचार कर सकने की क्षमता रखता था। सभी चुप हो गए, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। कुछ देर सब चुप रहे, फिर अचानक सभापति ने सबकी तरफ देखा। क्या कोई और उपाय है? सभापति की आंखों में ये प्रश्न था कि क्या इसके अलावा और कोई उपाय हो सकता है। सबकी तरफ देख करके उन्होंने ये प्रश्न किया। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया। मूर्तिकार को लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कोई ऐसी योजना या ऐसी स्कीम दे दी इनको जिस पर ये विचार नहीं कर सकते। तो उसे लगा कहीं ये प्रोजेक्ट मेरे हाथ से निकल न जाए और मैं पैसे को खो न दूँ। अचकचाया का अर्थ होता भौचक्का होना, चौंक उठना। अचानक वो मूर्तिकार को होश आया कि क्या उसने कोई बहुत बड़ी बात कह दी। फिर उसने बात को संभाला और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? क्या होता है कि जब व्यक्ति के पास कोई ऐसी समस्या आती है जिसका हल वो स्वयं नहीं खोज पाता और दूसरा व्यक्ति उसके सामने एक ऐसी सलूशन पेश करता है जो कि संभव नहीं है, तो उसको जो सलूशन देता है यानी जो उपाय बताता है उसको लगता है मैंने गलत बता दिया, तो उसको लगता है ये मेरे हाथ से निकल न जाए, इसलिए वो उस बात को फिर दोहराता है। यानी कि सामने वाले व्यक्ति को इस विषय पर सोचने ही नहीं देता कि तुम सोचने ही ना पाओ और मैं तुम्हारा सब काम कर दूंगा। तो उसने फिर से कहा, आप लोग क्यों घबरा रहे हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। मूर्तिकार ने ये जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ली और बोला, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सब करना मेरा काम है, आप सिर्फ हाँ कहिए। आप सिर्फ हाँ कहेंगे, हाँ कहने के बाद मैं आपको ये कार्य करके दूंगा। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। सभी अधिकारियों ने आपस में बातचीत की। बातचीत करके आपसी विचार विमर्श किया। अब उनके सामने कोई दूसरा उपाय नहीं था, इस बात को वे अच्छी प्रकार जानते थे। अतः उन्होंने मूर्तिकार को इजाज़त दे दी कि तुम ऐसा कर सकते हो। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि ऐसा मूर्तिकार ने कैसे किया और क्या।